सबसे पहले तो मैं अपने बड़े भाई देवेंद्र किशोर सिन्हा को स्मरण करता हूँ, जिनके साथ विजनेश्वर जी स्कूल में पढ़े, और इनसे क्षमा मांगता हूँ कि मैं किसी न किसी वजह से अभी तक यहाँ आ नहीं पाया था। तो डॉक्टर टावरी ने जब ये प्रोग्राम बनाया तो कल का शाम हमारे यहाँ आए लोग और आज यहाँ आना था, और आज आने का हाँ तो मैंने भर दिया, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि हम गरीब महिलाओं के लिए बैंक चलाते हैं, मुद्रा बैंक। इसमें करीब उसमें भी 3 लाख से ज़्यादा महिलाएं बेनिफिटेड हैं, अपने पैर पे खड़ी। वो गाँव में ही काम करते हैं, शहर में ब्रांच नहीं होते उसके। उसका नियम हमने ये बनाया है कि जहाँ कोई भी किसी भी तरह का बैंक नहीं हो वहाँ हम ब्रांच करते हैं, पहली बात। और दूसरी बात ये कि उसमें जिसको हम लोन देते हैं वो महिलाओं को ही देते हैं, और किसी को नहीं देते। और तीसरी बात, जो मुद्रा बैंक का नियम है कि उसमें कोई सिक्योरिटी गारंटी सब नहीं ली जाती है। वो आया और उसको लोन दिया, लेकिन बावजूद इसके 99% से ज़्यादा रिकवरी हुई है। वो भी 1% या आधा प्रतिशत कम दिख रहा है, क्योंकि कोरोना में कुछ लोग बहुत ही तबाह हो गए, खास करके छोटे सब्जी बेचने वाले या मछली बेचने वाले, इन लोगों को बहुत तकलीफ हो गई। ऐसे लोगों के बीच काम करते हो। तो खैर, इन बातों को छोड़ के डॉक्टर टावरी को प्रणाम, जगदीश सिंह साहब को प्रणाम, और हमारे रमन साहब को तो इसलिए भी प्रणाम कि इस हॉल में बैठे जितने लोग हैं उनमें सबसे वरिष्ठ हो, 92 वर्ष का उम्र हो गया, लेकिन अभी इनकी शक्ति और इनकी ऊर्जा देख कोई भी ऊर्जावान हो जाए, ऐसा। आगरा से चल के दिल्ली आए हैं, और कल ये कह रहे थे कि शायद वो 1 दिन और रुकेंगे, हमसे बात करना है उनको। हमने कहा ठीक है, जरूर रुकिए। मित्रों, विजनेश्वर भाई से हमारा बचपन का संबंध है, और हम लोगों ने बहुत संघर्ष किया है, साथ साथ किया है, झेला भी है। जब शुरू में सुलभ का कॉन्सेप्ट आया तो मैं प्रेस रिपोर्टर था, पत्रकार था हिंदुस्तान टाइम्स ग्रुप में, जहाँ अभी वो हिंदी हिंदुस्तान और हिंदुस्तान टाइम्स के नाम से छपता। उस समय उसका नाम था सर्चलाइट और प्रदीप। तो वह असेंबली जब सेशन होता था तो प्रतिदिन ड्यूटी लगती थी, रिपोर्टिंग करना होता था। और मेरे पिताजी बिहार विधानसभा में वो सह सचिव थे, और
मेन पोर्टिको जो विधानसभा का है उसके ठीक ऊपर उनका चैम्बर था। हम लोग जब लंच ब्रेक होता था तो कैंटीन में हम लोग नहीं जाते थे, मैं खास करके और एक दो मित्र हमारे, क्योंकि कैंटीन में तो बहुत भीड़ होती है और पहले जो है जो बेरा है वो एमएलए और मिनिस्टर्स हो, उनको पहले देखेंगे, हम लोग को कहाँ पूछेगा कोई। तो हम चले जाते थे पिताजी के चैम्बर में, वहाँ 8-10 कुर्सियाँ लगी ही रहती थी और पिताजी को पता होता था तो कैंटीन से सारा बढ़िया नाश्ता पानी का सामान, वो देसी घी में बनता था, लेबर डिपार्टमेंट का कैंटीन होता था। अब वो कितना शुद्ध था ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ स्वादिष्ट जरूर था। तो वहाँ पिताजी के एक मित्र थे बाबू भागदेव सिंह जोगी, वो पिताजी के आश्वासन समिति के सदस्य भी थे, कमिटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंसेस। उसका काम होता था कि गवर्नमेंट ने अगर हाउस में कोई एश्योरेंस दिया है तो उसका पालन करवाना। तो बिंदेश्वर भाई वहाँ चले आते थे योगी जी के साथ और लगातार कई वर्षों तक ये सिलसिला था कि जब हाउस का सेशन होगा तो ये बिंदेश्वर आ ही जाएंगे। इन्होंने जो कार्य किया है भाइयों और बहनों, ऐसा क्रांतिकारी कार्य इस देश में किसी ने नहीं किया। आप सोच नहीं सकते हैं, यहाँ जो बैठे हुए लोग हैं उनको शायद इस चीज की कल्पना नहीं होगी कि सिर पे मैला ढोने का काम जो होता था ये कितना दुष्कर काम होता था। अभी तो उस तरह के शौचालय होते ही नहीं हैं, समाप्त हो गए। ऐसा इनके आंदोलन ने जोर पकड़ा और सरकार ने और सबने स्वीकार किया कि हम लोग तो भोगे हुए, उसको भोगा हुआ सत्य सबसे बढ़िया प्रामाणिक होता है। तो शौचालय जो बनते थे वो 3-4 सीढ़ी ऊपर चढ़ना पड़ता था, मैंने एक मंजिल नहीं कहेंगे लेकिन आधा मंजिल तो चढ़ना पड़ता था। अब वहां जाके आप बैठे, अब आपका शौच नीचे जा रहा है, गिर रहा है, और कई बार तो कुत्ते भी आ रहे हैं, सुअर भी आ रहे हैं, वो आप बैठे बैठे देख रहे हैं उसको। और उसमें बेचारी महिला जो हमारी कार्यकर्ता है नगर निगम की, वो कुत्तों और सुअरों से संघर्ष करते हुए, उनको भगाते हुए हमारा शौच जिस कनस्तर में जा रहा है, 16 किलो का कनस्तर होता है डालडा वाला, वो ऐसा ही इस्तेमाल करते थे ज्यादा लोग। तो बड़ी मुश्किल से उनको भगा के और वो कनस्तर हटा के और दूसरा कनस्तर, खाली कनस्तर वहां रखती थी। ऐसे दृश्य महीने में 1-2 दिन देखने को मिल ही जाते थे। और फिर सिर पे वो महिला का पैखाने का टिन लेके वो जाती थी और जाकर कहाँ डालती थी ये तो
कभी मैंने देखा नहीं, लेकिन उसका डिस्पोजल करती थी। तो श्रद्धा होती थी ऐसे महिलाओं के ऊपर कि कैसा काम कर रही है। और हम लोग तो बचपन में जब भी कोई ऐसी महिला मिल जाए तो घर में कहा गया था कि अगर मिल जाए तो उससे थोड़ा दूर खड़े हो जाना, क्योंकि उसमें पता नहीं क्या इन्फेक्शन हो जाए, क्या हो जाए। लेकिन हम लोगों की आदत पड़ गई कि खड़े होकर हाथ जोड़ के प्रणाम करते, क्योंकि वो तो हमारा मलमूत्र ढो रही है ना। खैर अब तो स्थिति खत्म हो गई, अब तो वैसे शौचालय बनते भी नहीं है, लेकिन कुछ बातें अब याद दिलाना चाहूंगा आपको। उन्नीस 1970 था या 71 था, सीमांत गांधी, अब्दुल गफ्फार खां आए थे पटना, और वो गांधी शांति प्रतिष्ठान में रजी अहमद साहब ने उनको ठहराया था अपने यहाँ। मुख्य रूप से उनको जेपी से मिलना था और कुछ समय गंगा किनारे बिताना था। मैं उनके पास बहुत रेगुलर जाता था और बिनेश्वर भाई भी रेगुलर जाते थे। और उस समय खान अब्दुल गफ्फार खान ने मेरे सामने इनको कहा था कि बेटा ये जो काम तुम कर रहे हो ये ऐसा क्रांतिकारी काम है कि देश में ही नहीं पूरे विश्व में इसका उल्लेख होगा, इतिहास में तुम याद किए जाओगे कि इतना बड़ा काम, ऐसा काम और ऐसी प्रायोरिटी चुनना और आगे बढ़ना। इसी तरह हमारे पटना के मेयर जो हमारे चाचा जी थे, कृष्णनंदन सहाय जी, वो भी बराबर इनकी तारीफ करते थे। कहते थे तुम्हारा जो विंडेशन है ना, वो एक दिन बहुत नाम करेगा, पूरे देश में नाम करेगा। तो ऐसे जो लोग जो दूर दृष्टि रखते थे, दिव्य दृष्टा जिनको कहा जाता है, दिव्य दृष्टि रखते थे, वो तो 70 के दशक में इनको बता चुके थे। ये ठीक है कि इन्होंने 70 में काम शुरू कर दिया, और हमने जब बिरला जी ने इंदिरा गांधी के खिलाफ लिखने पे हमको कहा कि बेटा बहुत बढ़िया लिखते हो, लेकिन इतना तीखा लिखोगे ना तो मेरी बिहार उत्तर प्रदेश की सारी चीनी मिलें बंद हो जाएगी। हमने कहा कि बाबू ऐसा है कि मैं समझ गया कि आप क्या कह रहे हैं, हजारों लोग बेरोजगार हो जाएंगे, हम नहीं चाहते। तो उन्होंने राजेंद्र शर्मा जी के पास भेज दिया, हमारे जनरल मैनेजर थे, हिसाब वसाब हो गया। उस समय तनख्वाह हम लोगों की क्या थी, 230 रुपये, और एक लेख लिखते थे तो 10 रुपया एडिटोरियल पेज पे, एडिट पेज पे। तो हम लोगों का कंपटीशन यही रहता था कि कम से कम 7-8 लेख तो हम लिख ही दें महीने में, ताकि कम से कम 300 रुपया तो मिले। और ये होता था। आज भी मैं इस एज में भी प्रतिदिन एक लेख लिखता ही हूँ, आज भी छपे हैं कई जगह। तो जब निकाल दिया उन्होंने, शाम को जेपी के यहाँ जाते थे हम लोग, जयप्रकाश नारायण जी की बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने भोजपुरी में कहा
कि मारवाड़ी निकाल दिलस तोरा के, मारवाड़ी ने तुमको निकाल दिया नौकरी से। हमने कहा जी। तो क्या करोगे? फ्रीलांसिंग करें। बम्बई से धर्मवीर भारती से बात हुई है, वो भी बुला रहे हैं। इलाहाबाद से आलोक मित्रा बुला रहे हैं कि आ जाओ। तुम चले जाओगे? बिल्कुल नहीं जाएंगे, यहीं बैठ के करेंगे। आपने जब इस बुढ़ापे में एक संपूर्ण क्रांति का नारा दिया है तो आपके साथ ही रहेंगे, यही रहेंगे, करेंगे, जो करना होगा करेंगे, यही बैठ कर करेंगे। तब उन्होंने कहा कि आज का अखबार देखा है तुमने? हमने कहा हाँ देखा है। कहा ये आज 4 लाख नौजवानों को सेना से कार्य मुक्त किया जा रहा है। किसी को एक गोली लग गई, किसी के पाँव में चोट आ गई, किसी का कुछ, सबको मेडिकल ग्राउंड पे, किसी को बहुत सारे तो अफसरों से नहीं पटी इसके लिए। अब ये बताओ, ये तो बच्चे कुछ जानते नहीं, सिर्फ बंदूक चलाना जानते, बंदूक चलाने के अलावा कुछ जानते नहीं। अब अगर ये बंदूक उठा लेंगे तो समाज में अपराध बढ़ेगा। अब हमारी उम्र नहीं है कि माधो सिंह और मोहर सिंह को हम चंबल के जंगलों में ढूंढते रहें और आत्मसमर्पण कराते रहें। तो बेटा तुम ये काम करो। हमने कहा हम कैसे कर सकते? ये देखिए 230 रुपया मिला है, उसका हिसाब मैंने निकाल के जेब से दिखा दिया। उन्होंने कहा तुम बेवकूफ। अरे मैं इसकी बात कर रहा हूँ, तुम्हारे है ना, दिमाग है। मैंने जब समझा है कि तुम कर सकते हो तभी मैं कह रहा हूँ करो इसको। तो 74 से लेके 80 तक, तो 80 या 85 तक एक तरह 10-11 साल ये वॉलंटरी सर्विस के रूप में ही चलता रहा। मैं अपना लिखने पढ़ने से काम निकाल लेता था। बहुत अच्छा हमारा ये आज तक वाले हैं सुरेंद्र प्रताप सिंह या उदयन शर्मा या ये अपने एमजे अकबर, इन लोगों को यही रहता था कि भाई हम तो होल टाइम काम करते हैं लेकिन हमको उतना पैसा नहीं मिलता जितना कि ये रवींद्र किशोर जो लेके जाता है। तो हमारे कवर आर्टिकल्स बहुत छपते थे, रिसर्च करके कवर आर्टिकल बहुत छपते थे। अभी वो बोलने का सब वो समय नहीं है। आज उसके बदौलत जेपी के एक आशीर्वाद से जो काम शुरू हुआ, 3 लाख से ज़्यादा लोग आज, हम एम्प्लॉय नहीं कहते, हमारे सहयोगी हैं, हम एम्प्लॉय मानते भी नहीं हैं, कहते भी नहीं। और 12.5-13 हज़ार करोड़ का टर्नओवर करते हैं। और देश का कोई ऐसा जिला नहीं है जहाँ काम नहीं करते, चाहे वो कश्मीर हो या अरुणाचल हो या मेघालय हो या मिजोरम हो या मणिपुर हो, अभी जहाँ हो रहा है, हर जगह हमारी उपस्थिति है, काम करते हैं, हर जगह के लोगों को रोजगार देते हैं। और जो एम्प्लॉयर सरकारी नियमों से कम पर समझौता करना चाहता है वहाँ हम काम नहीं, मना कर देते। कोई टेंडर वगैरह भरते नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं करते, बुला के जो लोग काम देते हैं, हमारी शर्तों पे काम देते हैं, वहाँ काम करते हैं, नहीं तो नहीं करते। कोई ज़रूरत नहीं है कि हम किसी का शोषण करके
और हम काम करेंगे। इसी के कारण आपको बता दें, आज के दिन 3 लाख एम्प्लॉयज हैं, लेकिन एक भी लेबर केस हमारे खिलाफ पेंडिंग नहीं। न तो ESI का, न तो प्रोविडेंट फंड का, न तो ग्रेजुटी का, न तो बोनस का, न तो मिनिमम वेजेज एक्ट का, न तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का, ना तो इनकम टैक्स का, कोई नहीं। सबसे ज़्यादा इनकम टैक्स बिहार और वहाँ झारखंड और उन इलाकों में देते हैं, लेकिन एक ही खाता रखते हैं, 2 खाता नहीं रखते। हमको कहा 50 चार्टर्ड अकाउंटेंट ने कहा कि आपका दिमाग खराब है, आप सारा कुछ डिस्क्लोज कर देते हैं और सब टैक्स भर देते हैं। हमने कहा तो क्या दिक्कत है, टैक्स भरते हैं तो विकास का काम होता है। हमने कहा जो उससे हमें जो भी तनख्वाह मिलती है कंपनी से, या जो डिविडेंड मिलता है, शेयर का जो डिविडेंड है, वो बहुत ज़्यादा है, उससे ज़्यादा की जरूरत नहीं है, क्या करें। और आज भी हमारा चाहे तनख्वाह का पैसा हो या डिविडेंड का पैसा हो, ये तो अवसर ट्रस्ट को दे देते हैं, ये सारा चैरिटी और वेलफेयर का ही काम करते हैं। हर साल 10 करोड़ 5 करोड़ जाता रहता है, कुछ उससे दिक्कत। बेटा बहू हमको सम्मानपूर्वक घर में रखता ही है, और दोनों 3 टाइम का भोजन मिल ही जाता है, गाड़ी है ही है, ड्राइवर है ही है, चाहिए क्या आपको। हवाई जहाज से तो सड़क पे चल नहीं सकते, तो उसको खरीदने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं चाहिए। सबसे बड़ा सुख जो है संतोष का सुख है। और जहां तक बात जाति की हो रही थी, तो हम तो सभी पहला जब होते हैं तो हम तो शूद्र ही होते हैं ना। मनुस्मृति में कहा गया है कि जन्मना जायते शूद्रा संस्कार गता द्विज, मतलब द्विज बनने के लिए आपको संस्कार यानी आपको शिक्षा, आपको ज्ञान अवर्धन ये मिलना चाहिए, तभी आप द्विज बनेंगे, नहीं तो आप शूद्र ही हैं, पैदा तो शूद्र ही हुए हैं। इसलिए ये जाति पाति, और ये जाति पाति की जो बात हुई तो मैं बता रहा हूँ, हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था जरूर थी, और वर्ण व्यवस्था ट्रांसफरेबल थी। हम अपने चॉइस से ब्राह्मण हो सकते थे, अपने चॉइस से वैश्य हो सकते थे, अपने चॉइस से शूद्र हो सकते थे, और शूद्र का काम बैला ढोना नहीं था। जितने भी इतिहास को जाएंगे डिटेल्स में, तो जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट और एंटरप्रेन्योर्स हुए हैं, शूद्र हुए हैं। देश में कोई दूसरे देश का व्यापारी आता था तो राजमाल में नहीं ठहरता था, वहां के ट्रेड और कॉमर्स को समझने के लिए उस राज्य का सबसे बड़ा शूद्र होता था, उसके यहाँ उसको ठहराया जाता था। अपने इतिहास को समझिए, कोई राजा किसी इलाके को जब जीतता था और कोई राज्य बनाने की उसको होती थी कि ये अब इलाका हमारा राज्य हो गया, तो उसका रेशियो क्या होता था?
तो 10% से 15% मैक्सिमम ब्राह्मण होता था, क्योंकि शिक्षा देने का काम, कर्मकांड कराने का काम उनको करना है। और वही आपको लगभग 10 से 15% जो है वैश्य होते थे, जो कि व्यापार की वृद्धि करते थे, ज्यादा थे दूसरे देशों में। और लगभग 20% और कहीं 25% शत्रु देश हो तो एक क्षत्रिय होते थे, जो कि राज्य की रक्षा करते थे। और बाकी जो 45-50% बच जाते थे वो शूद्र होते थे, जो पूरा एंटरप्रेन्योरशिप, सारा हस्तशिल्प, जो खादी एंड विलेज इंडस्ट्री के चेयरमैन बैठे हैं, तो जितना विलेज इंडस्ट्री होता था वो उनका काम था। वो बनाते थे, वैश्य उसको बाहर बेचते थे, क्षत्रिय राज्य की सुरक्षा करते थे, ब्राह्मण पढ़ने लिखाने का काम करते थे, कर्मकांड करते थे। और हम लोगों ने उसको जात बना दिया। जात बना है सन 1857 के बाद, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट इंडिपेंडेंस मूवमेंट के बाद एक यहाँ पे था ब्रिटिश आर्मी में, वायसराय का बहुत क्लोज था, उसने कहा कि इसको कास्ट में बांट। तब ये जाके जाति व्यवस्था बनी। इस पर रिसर्च भी हो रहे हैं और बहुत ही नामी इतिहासकार है प्रोफेसर मक्खनलाल जी। कभी आप कहिएगा तो हम यहाँ पर उनको भाषण करा देंगे। वो इस पर कर रहे हैं रिसर्च, लगभग पूरा हो गया है, वो किताब लिख रहे हैं। जाति व्यवस्था अंग्रेजों की देन है, 1857 की बाद की व्यवस्था है। वर्ण था, जात नहीं था। हमने वर्ण को जात में बदल दिया। कास्ट सिस्टम हमारे यहाँ था ही नहीं। अब 5 मिनट जो डॉक्टर तौरी ने जिसके लिए हम लोगों को बुलाया है, देखिए आज ये देश गरीब इसलिए है कि हम सबसे ज्यादा खर्च डिफेंस पे नहीं कर रहे हैं, एजुकेशन पे नहीं कर रहे हैं। लगभग 15 से 20 लाख करोड़ रुपया ये हम खर्च कर रहे हैं दवाओं को इंपोर्ट करने पे। दवा, और दवा ज्यादातर उनमें से बना हम खुद रहे हैं, लेकिन दवा का जो एसेंशियल प्रोडक्ट होता है, जिसके ऊपर वो कैरी किया जाता है दवा को, जैसे एक टैबलेट में शायद 1 बूंद होगा, कैप्सूल में बहुत थोड़ा होगा, वो एलिमेंट अभी तक हम नहीं बना पा रहे हैं। वो ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट होता है चाइना से, लेकिन अब हमारी सरकार उसको उसके पीछे लगी है। इसी तरह से इंडस्ट्री के लिए सेमीकंडक्टर की जो ज़रूरत होती थी हम बाहर से लेते थे, अब हम खुद बनाने के लिए अब उद्यत हो गए। तो एक तो ये है, और लगभग इतना ही
15 से 20 लाख करोड़ रुपया हम रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक इंपोर्ट कर रहे हैं। और इतने खतरनाक हैं ये, जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। जितना मैं इसके अंदर घुसता हूं उतना ज्ञान मेरी बढ़ती है। जैसे हम लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं तो कहते हैं जीवे सरदर सतम, कि आप 100 साल जिए रमन जी, हम लोग हाथ जोड़ के कहेंगे। तो अब तो 92 हो गए, 8 वर्ष इनको बाकी है। लेकिन कीटनाशक जो हैं घटिया से घटिया कीटनाशक, कम से कम 150 साल, नहीं तो 200 साल, 250 साल जीवित रहता है। अब आप समझिए कि आपके दाह संस्कार के बाद भी जीवित रहेगा। आप समझिए, इसीलिए शमशान घाट पे थोड़ा नाक बंद करके खड़े, और कोई बात नहीं। आप वहाँ घृणा नहीं कर रहे हैं किसी से, वो तो भोलेनाथ का स्थान है, हमने भस्मी भी लगाई हुई है। लेकिन आप ये समझिए कि अगर हम 10 से 15 लाख करोड़ रुपए के कर्जे में हैं और 40 से 50 लाख करोड़ हम इन सबों में खर्च कर रहे हैं, तो उसकी जरूरत क्या है? पहले ये जान लीजिए कि रासायनिक उर्वरक आए कहां से। रासायनिक उर्वरकों का प्रचलन जो है 50 के दशक में शुरू हुआ, क्योंकि इन लोगों ने विश्व युद्ध के लिए इतने केमिकल जुटा लिए थे। ऐसा सोचा था कि शायद विश्व युद्ध 2-4 साल 5 साल चलेगा, लेकिन विश्व युद्ध तो हिरोशिमा और नागासाकी पे बम गिरा, वो बंद हो गया। अब ये केमिकल करें क्या? तो इन दुष्टों ने, दुष्ट ही कहा जा सकता है या अमानवीय कृत्य कहा जा सकता है, इन्होंने कहा कि हम इससे ऐसा फर्टिलाइजर बना देंगे कि फसल बढ़ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हम यूरिया बना देंगे, हम एनपीके बना देंगे, हम सिंगल सुपर फास्फेट बना देंगे। उसके चक्कर में हम फंसे। अच्छा, ये बेवकूफ खुद नहीं फंसे ऐसी बात नहीं है, ये भी फंसे। लेकिन कहा है ना कि खुद तो डूबेंगे सनम, तुमको भी लेके डूबेंगे। तो वही काम किया जाए, और हम लोग फंस गए बुरी तरह से। हमारे बाबा जो थे, हमारे ग्रैंडफादर, वो बराबर अपने लोग हैं, देखो खेत में जहर नहीं डालना है। वो कभी नहीं कहते थे कि यूरिया और वो जहर खेत में जहर नहीं डालना, हाँ नुकसान होगा उससे। तो कहते थे बाबा जी आपको फसल थोड़ा बढ़ जाए, क्योंकि हमको जरूरत नहीं बढ़ाने की, काहे की, खाने पर बहुत है। तब से मेरे दिमाग में है कि वो जहर जो कहते रहते थे, क्यों कहते थे। आज हम इस जहर के चक्कर में फंस गए। अतः जमीन त्राही कर रही है आज के जो इंटरनेशनल साइंटिस्ट एग्रीकल्चर के हैं, वो कहते हैं कि अगर बल्क डेंसिटी किसी फर्टिलाइजर में 1.5% रहे तो एक्सेप्टेबल है। इसका मतलब कि
अगर 1.5% जहर जो है पौधे इस्तेमाल नहीं करें, वो मिट्टी में अवशोषित नहीं हो, तो ये कहते हैं ठीक है, तो हम 3 फसल लेंगे, मैंने 4.5%, 5%। अरे भाई, तो 5% यदि बल्क डेंसिटी रह जाएगा तो 20 वर्ष में तुम्हारा जमीन जो है वो अरब और वो बन जाएगा, खाड़ी का देश। हाँ, सिर्फ धूल और बालू उड़ेगा। खैर, हमने गाय के गोबर से, गौमूत्र से जो बनाया है खाद, उसका बल्क डेंसिटी है 0.26%, सरकारी रिपोर्ट है। यानी वो कहते हैं 150, तो हम कहते हैं 26। और उसमें भी मजे की बात यह है कि वो 0.26% भी रसायन नहीं है। कुछ ऐसे हर्ब हो सकते हैं जो थोड़ा जमीन में अवशोषित होने में समय लें। जैसे मान लीजिए कि हम आयरन नहीं यूज करते, लेकिन लाल मिट्टी हम यूज करते हैं आयरन ओर, तो उसका आयरन अवशोषण समय लगेगा, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल। हम अगर धतूरा या एकोन का पत्ता यूज करते हैं उसमें, तो उसको, उसके जहर को अवशोषित थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन वो तो वनस्पति है तो अवशोषित होगा ही ना। उसमें दीमक के लिए मान लीजिए खैनी का पत्ता हम यूज करते हैं, तो खैनी का पत्ता जो है वो धीरे धीरे वो अवशोषित हो जाएगा। खाने वाला चूना हम इस्तेमाल करते हैं कैल्शियम के लिए, वो भी अवशोषित हो जाएगा, कोई दिक्कत उसको नहीं। धरती का ही अंश है ना वो। नीम का पत्ता करते हैं, बेलवपत्र करते हैं, भांग करते हैं, धतूरा करते हैं, टेकवन करते हैं, कनेर का पत्ता करते हैं, ये सब इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसके गुण बहुत हैं कि कोई दुश्मन कीटाणु को आपके जमीन में आने नहीं दे। ऐसे ही काम करना चाहिए। इससे पहला फायदा तो ये है, इससे पहला फायदा तो ये होगा कि आपके सरकार के ऊपर ऐसे चीजों को इंपोर्ट करने का बोझ कम होगा। और दूसरे, ये प्रयोग गांवों में होंगे तो रोजगार मिलेगा। गांव के नौजवान या बुजुर्ग या महिलाएं ये काम करेंगी और जिनके खेत में उपज हो रही है वो बेचारे सस्ते दाम पे खरीद के ले जाके डालेंगे वो। इसी तरह के कीटनाशक भी बनाते हैं, उसमें भी ऐसे ही तत्व हर भी यूज होते हैं। गौमूत्र यूज होता है, गौमूत्र में उनको खौला देते हैं, बस और कुछ करना नहीं, सारा सत्व खींच लेता है और कहीं डालिए वो कामयाब होता है। थोड़ा बहुत उसमें किसी में एलोवेरा डाल दिया, किसी में खैनी का पत्ता डाल दिया, किस तरह की बीमारी या कीटाणु पौधे पे दिख रहे हैं वैसा कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ थोड़े बहुत से जानकारी हो जाती है। सबसे इसका अद्भुत गुण ये है कि अगर
डाला वो कामयाब नहीं भी हुआ तो नुकसान नहीं करेगा, नुकसान नहीं करेगा। दूसरी चीज हमने देखा कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अगर आज हेल्थ को है तो 4 चीजों से, गेहूं से, चावल से, शुगर से यानी चीनी से, और बिना जाने हुए किसी भी तरह का दूध पीने से। दूध में इतना ज़्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस आज के दिन में है, क्योंकि गाय या भैंस को सुबह भी इंजेक्शन मारते हैं, शाम को भी मारते हैं। उससे उनकी आयु तो कम होती ही बेचारे की, लेकिन इंजेक्शन से छटपटा के वो दूध देती हैं ज़्यादा कुछ, लेकिन उसमें हार्मोन इतना होता है कि 3-3 साल की बच्चियों को पीरियड शुरू हो जा रहा है। बताइए, 3 साल की बच्चियों को, और डॉक्टर के पास ले जाइएगा तो उसको फिर एस्टेरॉइड का इंजेक्शन देंगे। तो स्टेरॉइड के इंजेक्शन से रुक तो जाएगा ब्लीडिंग, लेकिन सिर्फ 15 दिन फिर शुरू हो जाएगा, क्योंकि स्टेरॉइड तो 15 दिन 12 दिन ही काम करता है। इसलिए हमने कहा कि भोजन जो हम लोगों का था वहां वापस जाना चाहिए। हम रोज गेहूं और चावल नहीं खाते थे। पिनेसर भाई भी जानते हैं, अगर घर में गेहूं या चावल बनता था तो हम लोग पूछते थे कि कोई मेहमान आ रहा है क्या। हम लोगों के लिए नहीं बनता था। कोई पाहुन आ रहा हो, कोई घर का दामाद आ रहा हो, या कोई ऐसा व्यक्ति आ रहा हो, जैसे मान लीजिए आपके घर की लड़की को देखने कोई आ रहा है, तो बन जाएगा। हम लोग खाते थे बाजरा, हम लोग खाते थे मक्का, हम लोग खाते थे ज्वार, हम लोग मने छोटा अन्न भी खाते थे। हम लोग कोदो खाते थे, कुटकी खाते थे, चीना खाते थे, सावा खाते थे, कंगनी खाते थे। उसमें भी एक बड़ा कंगनी होता था, एक छोटा कंगनी होता था, एक हरा जैसा दिखता था, एक पीला जैसा दिखता था। ये सब हम खाते थे, बहुत मजे में। मजेदार बात ये है कि ये जो है हमारा पारंपरिक अन्न, इसका रोटी भी बन सकता है, भात भी बन सकता है, डोसा भी बन सकता है, उपमा भी बन सकता है, उत्तपम भी बन सकता है, खिचड़ी भी बन सकता है। जिस तरह का व्यंजन चाहिए आप बना लीजिए। आज सुबह में आया हूँ, उसी का उसको एक दिन पहले पका के सड़ा देते हैं, तो उसका अम्बली बोलते हैं उसको। तो आज मैं अम्बली का जूस पी के आया, हो गया, और पूरा रहेगा। अभी जब तक ये डॉक्टर पाठक भोजन नहीं कराएंगे तब तक चलेगा। मोटे अनाज के तरफ जाइए। मोटे अनाज में भी छोटे अनाज के गुण जो हैं बहुत अधिक हैं। इतना समय नहीं है कि मैं आपको बताऊं, इस पे जाइए। गुड़ भी खाना हो तो खजूर या ताड़ का गुड़ खाइए, क्योंकि उसको खाद की, पानी की और कीटनाशक की जरूरत नहीं होती। कोई डालता ही, आप डालिए, एक बाल्टी पानी पटाने लगिए ताड़ के पेड़ को, तो 4 आदमी खड़ा होकर देखिए पगला गया है, यही कहेगा। और बारिश का पानी उसके लिए बहुत है।
लेकिन 50 फीट ऊपर है तो 100 फीट नीचे है उसका जड़। तो सारे सॉल्ट्स को और मिनरल को अवशोषित करता है। फाइबर से भरपूर होता है। सारा खेल फाइबर का है, क्योंकि अगर आपके अन्न में या आपके सब्जियों में, शाक में, फल में फाइबर की कमी है तो जो शुगर बनेगा पाचन क्रिया में वो तुरंत ब्लड सर्कुलेशन में चला जाएगा और आपके पूरे शरीर में 5 लीटर खून होता है और उसका 1% यानी कि 5 ग्राम खून की जरूरत हो, वो शुगर की जरूरत होती है खून में आपको 1%। इससे ज़्यादा अगर होगा तो आप शुगर पेशेंट कराना शुरू हो जाएंगे। शुगर पेशेंट क्या है? एकदम से आपके रक्त पद्धति में, रक्त संचार में अगर शुगर आ जाए, फ्लड आ जाए, जैसे आया था अभी दिल्ली में, तो उसको कहते हैं कि पेशेंट को शुगर हो। टेस्ट कराता है तो कहता है अरे हमारा 500 हो गया। वो 500 से घबराने की बात नहीं है, 500 रोज नहीं होता है और उस दिन भी अगर 500 है तो उसी दिन जो है 6 घंटे के बाद वो आपको घट के 100 या 200 हो जाएगा। लेकिन हम क्यों ऐसे न बताने दें कि जितने भी मोटे अनाज हैं इनमें फाइबर 5-5.5% से लेकर 12.5-13% तक होता है और चावल में फाइबर 0.2%। 1% का 5वां भाग। एक प्रतिशत का 5वां। अब हम अगर कंगनी या कुटकी खाते हैं तो कंगनी में 12.5% है और मजे की बात यह है कि हमारे जितने भी श्री धान्य हैं, इसका श्री धान्य नाम रखा है डॉक्टर खादिरवली। खादिरवली बहुत अच्छे वैज्ञानिक हैं और उन्होंने बहुत सारे आविष्कार किए, बहुत सारे बड़ी बड़ी कंपनियों ने पेटेंट लिए उस पर। लेकिन अमेरिका में जब उन्होंने देखा कि भाई यहाँ तो 3 साल की बच्ची को मेंस हो रहा है, तो उनको भी एक बेटी थी, उन्होंने कहा कि नहीं यहाँ नहीं रहेंगे, वापस जाएंगे। फिर आके इन्होंने मैसूर में ये सारे प्रयोग शुरू किए तो काफ़ी लौटे हुए भी 25-30 वर्ष हो गए। तो उन्होंने ये छोटे अनाज का नाम दिया श्री धान्य। कोदो है, कंगनी है, कुटकी है, छोटा कंगनी है, सावा है, इस सब को जो श्री धान्य कहा है। इसके मजेदार बात यह है कि ये पांचों के पांचों श्री धान्य ऐसे हैं जिनमें कोई तो डाइजेस्टिव सिस्टम पे काम करता है, जो आपका पेट एकदम ठीक कर देगा। कैसा भी बीमारी हो, गैस का हो या बदहजमी का हो या जो भी हो, कब्जियत का हो, एकदम ठीक कर देगा। कोई जो है सिर्फ नर्वस सिस्टम पे काम करता है, आपके सारे नर्व को ठीक कर देगा। कोई आपके जॉइंट्स और बोन्स पे काम करता है, एकदम ठीक कर देगा उसको। कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम पे काम करता है,
सांस की पूरी बीमारी वो ठीक कर देंगे। सबके अलग अलग गुण हैं, इसलिए डॉक्टर खादियोली कहते हैं कि जब खाइए तो 1 मिलेट को 2 या 3 दिन खाइए, फिर दूसरे नंबर पे आइए, तीसरे पे आइए, चौथे पे आइए, 5वें पे आइए, तो आपको 10 दिन के बाद फिर वो सिस्टम फिर बदलना पड़ेगा या 15 दिन के बाद। कितनी अच्छी बात है। रोज हमको गेहूं का रोटी नहीं खाना है, रोज हमको धान के चावल का भात नहीं खाना है। अब अभी हमारा चल रहा है कोदो का, तो कोदो का हम अभी क्या है जूस, और शाम को जाएंगे तो कोदो का भात खा लेंगे। तो कल तक कोदो चलेगा, उसके बाद हो सकता है कंगनी या कुछ किया जाए। उसका वो बच्चे हमारे जो हैं सहायक वो सब जानते हैं, वो अपना उस हिसाब से वो सिस्टम बना देते हैं। इसमें यही है कि इसमें कुम्हार लोगों का भी बहुत फायदा होता है। काहे कि मिलेट को पकाने या फुलाने के लिए मिट्टी के बर्तन की जरूरत होगी। वो आप लोहा और स्टील में नहीं पका सकते, एल्युमिनियम पे तो बिल्कुल नहीं पका सकते। तो हम ऐसे काम करें जिससे कि गांव में एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो और गांव के लोग हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, बहुत बड़ा कल्याण करें। यही निवेदन है। जो जीवन बचा है जो भी जीवन बचा है वो इसी प्रकार के रचनात्मक कार्यों में चला जाए। यही